स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भानुप्रकाश बायोलॉजी में। जनरल साइंस के बायोलॉजी विषय में हम आज एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं जंतुओं का या जैविक वर्गीकरण। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो एक वर्गीकरण का मेन उद्देश्य क्या होता है उसको हमने समझा था, जिसमें हमने वर्गीकरण की सामान्य जो प्रक्रिया है उसमें जीव जगत को 5 जगतों में उसको विभक्त किया था। यहाँ हम एक बार दोबारा से उस बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिसमें आप क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। देखो, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, आप इसकी एक अंग्रेजी में परिभाषा देखें तो ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स, मतलब समान चीज़ों का एक समूह में रखने की विधि, मतलब एक जैसे लक्षणों की, एक जैसे काम वाली जो वस्तुएं हैं उनको क्या करना, एक साथ रखना। ये हमारे जो वर्गीकरण का मेन उद्देश्य होता है। देखो, हम हमारे घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। घर के अंदर हर एक वस्तु एक निर्धारित स्थान पर होती है, जैसे कि स्टोर रूम का सामान अलग हमने रख रखा है। इसी तरीके से हमने हमारे जो रसोई से संबंधित खाने से संबंधित जो भी सामग्री है उसको अलग रसोई घर में रख रखा है। इसी तरीके से हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर एक सामान को आपने अलग अलग जगह व्यवस्थित कर रखा है, उनके कुछ विशेष आवश्यकताएं और उनके विशेष लक्षणों के आधार पर। ऐसा ही हम एक स्कूल के अंदर देखें तो स्कूल में भी हमारे जो क्लासरूम होते हैं और क्लासरूम के साथ साथ उनके सेक्शन जो होते हैं उनका एक तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट होता है, वही एक क्लासिफिकेशन का एक प्रकार है। देखो, हमारे जीवों में भी क्लासिफिकेशन की बहुत बड़ी एक आवश्यकता होती है, वर्गीकरण की एक आवश्यकता होती है। तो हम क्लासिफिकेशन जब जीवों में करते हैं तो जीवों में क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स या आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है। जीवों के क्लासिफिकेशन के लिए जो फंडामेंटल्स आवश्यकताएं जो है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले श्रेणियां या सीरीज, जिसको आप अंग्रेजी में एक नाम और भी देते हैं जिसे आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के नाम से जानते हैं, वर्गीकीय पदानुक्रम। मतलब एक निश्चित ऑर्डर के अंदर, एक निश्चित क्रम के अंदर हम जीवों को लक्षणों के आधार पर एक बड़े ग्रुप में रखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, यानी कि एक निश्चित जो है पद के अनुसार आप उसको जो है मतलब करते हैं, अरेंज, व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें देखें हमारे जो जीवों के क्लासिफिकेशन के अंदर जो अलग अलग पदानुक्रम होते हैं, उन पदानुक्रम के अंदर देखें सबसे बड़ा जो एक समूह होता है एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर वो होता है किंगडम। जैसे कि किंगडम में हमने लास्ट वीडियो में देखा, संपूर्ण जीव को क्लासिफिकेशन के आधार पर 5 जगत में क्या किया गया है, बांटा गया है। उसी तरीके से आप आगे जाएं तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो है मतलब फाइलम आ जाता है उससे छोटा, और इसी तरीके से पादपों के अंदर कुछ अलग प्रकार का जो है आप देखेंगे इसमें एक समूह बनाया जाता है। तो ये श्रेणी के अंदर इससे छोटा, जगत से छोटा आगे आता है संघ, संघ के बाद में आती क्लास, क्लास के बाद में आता है ऑर्डर या गण जिसे हम कहते हैं, और इसके बाद में आता है इसके अंदर कुल या फैमिली। और फिर बात करें वर्गीकरण के अंदर आपका जो जीनस, वंश जिसे हम कहते हैं वो आता है। जीनस के बाद में सबसे छोटी जो इकाई होती है जिसे क्या कहते हैं, अपने जाति कहते हैं या स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि भी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या वर्गीकीय पदानुक्रम क्या है, उनके अंदर आप पाए, उनमें होने वाले जो पद है उनको आप सूचीबद्ध कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, या क्रमबद्ध जो श्रेणियाँ हैं वो क्या है उसके बारे में अपने जानकारी ले सकते हैं। अब बात हमारे ये आती है कि भी जाति क्या चीज़ होती है। एक क्वेश्चन इसका भी बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, स्पीसीज या जाति क्या होती है। आमतौर पर हम हिंदी में इसे जात या जाति जो कह रहे हैं, तो एक सामान्य परिभाषा यदि हम देखें कि भी जाति जीवों का एक ऐसा समूह है जो क्या हो, एक जैसे दिखने वाले जीवों के समूह को आप जाति कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर कि भी एक डेफिनेशन में, परिभाषा में आप देखें, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल दैट आर ऑल द सेम एंड दैट कैन बी ब्रीड टुगेदर। मतलब आप यहाँ एक जैसे दिखने वाले जीव, जिसको आप हिंदी में देखें इस डेफिनेशन को, एक ही प्रकार के और एक साथ प्रजनित
ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पौधे या पशुओं का वर्ग जाति या प्रजाति वर्ग कहलाता है। तो देखो यहाँ पर अपने को परिभाषा में या एक मेन जो चीज़ अपने को शामिल करनी है जाति की परिभाषा में, वो कि भी जीवों का ऐसा समूह जो मतलब एक जैसे जीवों का समूह हो, साथ में वो आपस में प्रजनन कर सके। देखो कई बार ऐसा भी होता है एक जैसे दिखने वाले जीव, ठीक है, के अलावा कुछ अन्य भिन्नता लक्षण लिए हुए जीव भी क्या हो सकते हैं, एक जाति के सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मोर और मोरनी यानी कि पिकॉक और पीहन दिखने में आपको रंग रूप आकार में थोड़े बहुत उनके लक्षण मिलते हैं या बहुत ज़्यादा लक्षण तो उनके एक जैसे मिलते हैं, लेकिन मोर के आकार में और मोरनी के आकार में आपको अंतर मिलेगा। ऐसे ही मधुमक्खियाँ जो होती है, उन मधुमक्खियों के अंदर आपके क्वीन, वर्कर, ठीक है, इसके अलावा जो उनके अंदर ड्रोन होते हैं, उनके अंदर आपको संरचना में और आकार में, स्वभाव में क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। हालांकि अंतर होने के बावजूद भी वो एक जाति के क्या है, सदस्य हैं, क्योंकि वो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अंतर यदि हो और आपस में यदि प्रजनन कर सके तो वो जीव का समूह क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जाति वर्गीकरण की एक चीज़ और पॉइंट, जीव जगत वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई होती है। ये एक क्वेश्चन और होता है। तो जाति क्या है, उसकी परिभाषा में प्रजननशील जीवों के समूह को अपने क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। फिर आता है बात इसके अंदर अगला पॉइंट, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कैरलस लीनियस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लीनियस। हालांकि लीनियस एक वनस्पति वैज्ञानिक था। ये कैरलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक थी जिसको आप सिस्टेमा नेचर कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लीनियस के द्वारा लिखी गई किताब जिसे आप सिस्टेमा नेचर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन्होंने वर्गीकरण की प्रक्रिया के संबंध में इस किताब में थोड़ा एक आउटलाइन दिया, तो उस आधार पर इसको आप वर्गीकरण का क्या कहते हैं, पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जनरल साइंस में कि भाई वर्गीकरण, जंतुओं के वर्गीकरण का फादर किसको माना जाता है, लीनियस के नाम से। हालांकि अरस्तु या अरिस्टोटल जो है वैज्ञानिक, उसने भी वर्गीकरण दिया था, लेकिन वो वर्गीकरण सामान्य रूप से था, तो उसको भी माना जाता है, लेकिन मॉडर्न आधुनिकतम जो क्लासिफिकेशन है लीनियस ने दिया था। लीनियस ने एक और काम किया था, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब हम नामांकन की प्रक्रिया को देखेंगे तब उसमें इस पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लीनियस ने ही अपनी पुस्तक एक और थी जेनेरा प्लैनेटेरम, उस जेनेरा प्लैनेटेरम के अंतर्गत पादपों का वर्गीकरण दिया। यानी कि ये विशेष तौर पर वैज्ञानिक इसने जो है अपना काम, जो वनस्पति विज्ञान है या बॉटनी है या फिर पादप विज्ञान है, उसके अंदर क्या किया था, इसने अपना कार्य किया था। तो ये तो हुआ हमारा कुछ जनरल पॉइंट। अब हम कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर एक चीज़ को और देखेंगे। क्लासिफिकेशन में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे कहते हैं नामांकन। नामांकन क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग स्पेशली इन साइंस। विज्ञान में विशेष तौर पर किसी वस्तु को क्या देना, नाम देना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेमिंग कहलाती है। देखो नेम या नाम देने की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता क्या, क्यों, किस वजह से हुई। देखो हम जानते हैं कि भी हमारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के जीवों को अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, उनको जाना जाता है। तो वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या आई कि भी जो एक चीज़ जिसको आप बता रहे हो, वही चीज़ यदि विश्व के किसी स्थान में उसको बताया जाए तो उसको यदि उस भाषा के हिसाब से बताया जाए तो उसका एक अलग नाम होगा और वहाँ के हिसाब से उसका अलग नाम होगा। तो इस तरीके से भ्रांतियाँ न हो, उस भ्रांतियों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका अपनाया कि भी क्यों न हम ऐसा एक तरीका अपनाएं जिसमें एक यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक और सार्वत्रिक जो है एक नाम ही दे दिया जाए, जिससे उसको विश्व में उसी नाम से जाना जाए। तो नामांकन जो है वो जीवों के अंतर्गत विशेष तौर पर, इसी तरीके से हमारे जो है रसायन विज्ञान के अंदर भी जो है बहुत सारे रासायनिक सब्सटेंस होते हैं, उनके नाम भी क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया में नाम देना और नाम देने की प्रक्रिया जो जीवों के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत सबसे पहले ये प्रणाली जो है वो लीनियस ने जो है सब सुझाई थी। तो कैरलस लीनियस ने जो है सबसे पहले नामांकन पद्धति को सुझाया। तो ये एक क्वेश्चन जो है बनता है इसके अंदर, और उन्होंने जो है वो पद्धति जो दी थी उसको आप कहते हैं
द्विनाम पद्धति, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखें इसके अंदर बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नाम, और नोमेनक्लेचर मतलब सिस्टम। मतलब इस पद्धति के अंतर्गत हम किसी भी जीव का दो अक्षरों से या दो शब्दों से क्या करते हैं, नाम बताते हैं, और उन शब्दों में आपका पहला नाम तो क्या होता है, जीनस का होता है, और दूसरा नाम क्या होता है, उसका स्पीसीज का होता है। तो इस वजह से द्विनाम पद्धति के अंतर्गत किस तरीके के, ठीक है, प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें एक नाम तो क्या होता है वंश का और दूसरा क्या होता है जाति का। तो द्विनाम पद्धति के अंदर एक नाम जो है वंश का पहला और दूसरा क्या होगा, जाति का होगा। ये एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल शामिल किया है। मेंढक, जिसको आप फ्रॉग कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इसका वैज्ञानिक नाम होता है राणा टिग्रीना, ठीक है, राणा टिग्रीना, जिसमें राणा नाम जो होता है वो आपका वंश है यानी कि जीनस है, और उसके बाद में टिग्रीना उसकी क्या है, स्पीसीज है। तो आप देखें इसके अंदर राणा टिग्रीना, यदि वर्ल्ड में राणा टिग्रीना बोला जाएगा तो एक मेंढक की एक विशेष जाति को वो क्या कर रहा है, संबोधित किया जा रहा है। इसी तरीके से आप हाथी के बारे में बात करेंगे तो हाथी को आप अंग्रेजी भाषा के अंदर एलिफेंट कहते हैं, और अन्य लोकल भाषा के अंदर अन्य नाम से जाना जाए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने वैज्ञानिक नाम जो है वो देखा एलिफॉस इंडिकस। एलिफॉस इंडिकस जो है, यदि विश्व में कहीं पे भी इसका नाम इस तरीके से बोला जाएगा तो वो हाथी को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ एलिफॉस इंडिकस, ठीक है, एलिफॉस जो है वो आपका क्या चीज़ है, एक तरीके से वंश का नाम, और इंडिकस क्या है, आपका जाति का नाम है। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल हमने देखे। इसी तरीके से आप देखो मेंजीफर इंडिका, पौधों के अंदर देखें मेंजीफर इंडिका, उसका ये वैज्ञानिक नाम जो है आम का होता है। इसी तरीके से और बहुत सारे जो है जीव जंतु, उनके नाम क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से उसको क्या किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से नाम दिया जाता है। एक त्रिनाम पद्धति हो रहा है। त्रिनाम पद्धति क्या है कि कई बार क्या होता है, कभी कुछ ऐसे जीव जिनकी जाति जो है वो थोड़ी कम अंतर लिए होती है तो उनको आप उपजाति कह देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कौवे की 3 वैरायटियाँ हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर मिलने वाला, इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर मिलने वाला, और बर्मा के अंदर मिलने वाला कौवा। तो देखो यहाँ पर आप देखें कौवे का नाम होता है कार्वस स्प्लेंडस। तो यहाँ एक कॉमन नाम देखें इसके अंदर कार्वस स्प्लेंडस आप देख रहे हो, तीनों के अंदर आप कार्वस स्प्लेंडस तो देख रहे हैं, यानी कि आप द्विनाम पद्धति के आधार पर तो नाम देख रहे हैं इसके अंदर वंश जाति, ठीक है, ये तो देख रहे हैं। लेकिन इनकी तीनों की अलग अलग जो उपजाति हैं, जैसे कि कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस ये इंडियन कौवे का नाम है। इसी तरीके से ये प्रोग्लेटिस ये आपका जो है मतलब श्रीलंका कौवे का नाम है। इसी तरीके से ये कार्वस स्प्लेंडस इंसोलेंस जो है ये आपका बर्मा के कौवे का क्या होता है, उपजाति के नाम से। तो कई बार क्या होता है, कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी त्रिनाम पद्धति के अंतर्गत, ठीक है, तीसरा नाम किसका होता है, उपजाति का नाम होता है, ठीक है। अब देखो बात आती है कि भी ये 2 पॉइंट ICBN और ICZN, इसका भी क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरीके से ICZN क्या है, जूलॉजिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ये एक संस्थान है, इस संस्थान, ये दोनों संस्थान जो है वो क्या करते हैं, कभी एक तो इसमें जंतुओं से संबंधित नाम देने की प्रक्रिया को, और एक जो है इसके अंदर क्या करता है, पौधों के संबंध में। बॉटनिकल तो पौधों से संबंधित, और जूलॉजिकल क्या है कि जंतुओं के नाम से संबंधित देने की प्रक्रिया को ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं। देखो अब बात आती है कि भी रूल क्या होते हैं, नामांकन के रूल क्या होते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखो हमेशा ही कोई भी वैज्ञानिक नाम जीवों का दिया जाता है तो उसमें वो नाम जो लिया जाता है वो हमेशा ही लैटिन भाषा से, यानी लैटिन लैंग्वेज से जो है शब्दों को लेना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बाइनोमियल होना चाहिए, यानी कि उसमें एक नाम जो है वो जीनस का, दूसरा नाम क्या है उसके अंदर आपका एक नाम जो है उसका जीनस से और एक क्या उसकी स्पीसीज से हो, ठीक है, 2 नाम से वो बनाओ। इसमें देखें नाम में पहला जो शब्द होता है उसका अक्षर जीनस का कैपिटल अक्षर से शुरू होना चाहिए। जैसे कि आप लिख रहे हो इसके अंदर, यहाँ देखें इसके अंदर, यहाँ राणा टिग्रीना, राणा जो है इसके अंदर R बड़ा है। तो इसी तरीके से एलिफस के अंतर्गत आपका
जो आपका लेटर है एलिफस के अंदर वो क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से पहला जो शब्द है उसका अक्षर यानी कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा नाम जाति का होता है जो स्मॉल अक्षर से क्या होता है, लिखना होता है, यानी कि छोटे। जैसे कि आप देख रहे हैं टिग्रिना छोटे से शुरू किया है, इंडिकस मतलब छोटे से किया गया है। इसी तरीके से स्प्लेंडस, और इसी तरीके से जो उपजाति उसका भी नाम छोटे अक्षर से शुरू कर रहे हैं इसके अंदर। इसी तरीके से यदि हम बात करें कोई भी वैज्ञानिक नाम जब लिखते हैं तो उसको आप इटैलिक तिरछे रूप में क्या करें, छापें। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी छपाई में आपको अंतर मिल रहा है, नॉर्मल छपाई से ये तिरछे रूप में क्या है, छापे गए हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक नाम कहीं पे भी लिखा हुआ हो उसको हमेशा तिरछे रूप में इटैलिक मोड के अंदर क्या करते हैं, अपने छापते हैं। यदि बात रही कि भी लिखने की, हम प्रिंटिंग की बात करें, लिखने के आधार पर बात करें तो लिखने में हम तिरछा लिख नहीं सकते, चाहे लिखें लेकिन वो माना नहीं जाएगा। तो आप इस समस्या से बचने के लिए आप उनको क्या करते हैं, जैसे कि अलग अलग क्या कर देंगे, उनको अंडरलाइन कर देंगे। तो यदि हाथ से लिखना हो तो दोनों को अलग अलग रेखांकित या अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये आपका वैज्ञानिक नाम माना जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से जैसे कि कोई वैज्ञानिक ने किसी जाति को खोजा और उसका नाम दे दिया गया, तो उस खोजकर्ता का नाम जो है वो संक्षिप्त में उसके सामने भी क्या होता है, वैज्ञानिक नाम के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे कि फला फला जो है पौधे की जो है जाति, उसके सामने लीनियस ने बहुत सारे पौधों के नाम को दिया, तो इस वजह से लीनियस का नाम काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या किया जाता है, पादप जगत के अंदर यूज किया जाता है संक्षिप्त में। लेकिन ज़्यादा जटिलता न हो इसलिए इस संक्षिप्त में खोजकर्ता का नाम बहुत ही कम लिखते हैं। तो इस तरीके से अपने देखते हैं यहाँ पर नामांकन से संबंधित बात भी। अब देखो वर्गीकरण के अंदर लास्ट जो हम बात करेंगे इसके अंदर कि भी वर्गीकरण के अंतर्गत सहायक उपकरण या हेल्पिंग एड्स क्या होते हैं। देखो वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता में जो है क्या क्या जरूरत पड़ सकती है वो सहायक सामग्री के रूप में। देखो 3 मेन चीज़ें होती है इसके अंदर। एक तो संग्रहालय जिसे आप म्यूजियम कहते हैं, दूसरा जू और बॉटनिकल गार्डन, इसी तरीके से कीज कुंजी जिसे हम कहते हैं। एक एक करके हम इसके अंदर सीखते हैं। संग्रहालय या म्यूजियम होता क्या है, आपको एक परिभाषा के रूप में संग्रहालय में हमेशा ही मृत जंतुओं के अवशेष या सैंपल या नमूनों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फोटो को जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर कि भी एक ये जंतुवालय है जिसमें जंतुओं के अलग अलग जो नमूने हैं उनको अलग अलग तरीके से क्या किया गया, सुरक्षित किया गया है। हालांकि देखो ये सुरक्षित देखने में इस तरीके से लग रहे हैं कि भी ये ओरिजिनल फॉर्म में आज ही जिंदा है, लेकिन इनको एक तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कुछ मेथड अपनाया जाता है। जैसे कि आप ये नीचे भी आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है, ये सॉल्यूशन एक्चुअल में कुछ केमिकल होते हैं जिसे जैसे कि एज फॉर एग्जांपल फॉर्मेलिन एक प्रिजर्वेटिव होता है, परिरक्षक होता है जो जंतु सामग्री को लंबे समय तक क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तो इस तरीके से मृत जंतुओं के अवशेष और उनसे आप जो है मतलब जो भी नमूने हैं उन नमूनों से क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके की जानकारी ले सकते हो। इसी तरीके से आप देखें इसके अंदर कि जो कुछ ऐसे भी होते हैं जंतुओं के नमूनों को आप मृत करे बगैर ही यानी कि जीवित रूप में भी उनको क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन जो है, ठीक है, जिसमें जीवित पादप जंतुओं का क्या करते हैं, संग्रहण किया जाता है। तो आप देखें इसके अंदर मैंने कुछ फोटोग्राफ लगा रखी है। इस फोटोग्राफ में आप देखें ये एक बॉटनिकल गार्डन है। इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर आप देखें किस तरीके के पौधों को यहाँ पर जो दर्शक हैं उनके द्वारा देखा जाता है। इसी तरीके से एक बॉटनिकल गार्डन, ये जीवित पौधों को क्या किया गया, संग्रहित किया गया। इसी तरीके से आप देखें ये चिड़ियाघर के अंदर, ओपन चिड़ियाघर के अंदर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को एक साथ संग्रहित किया गया। इसी तरीके से ये चिड़ियाघर के अंदर आप जिराफ देख रहे हो जिसको विजिटर देख रहे हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से जीवित रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो सूचनाएं हैं जंतुओं की वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट इसके अंदर रहता है, वो रहता है इसके अंदर कीज या कुंजियाँ जीवों को पहचानने के काम आने वाली पुस्तकें होती हैं जो लक्षणों पर आधारित होती है। मतलब किसी भी जीव को आप पहचानेंगे तो उसके लिए एक क्या किया गया है, परफॉर्मा बनाया गया है। परफॉर्मे में क्या होता है कि भी एक्चुअल में उनसे संबंधित लक्षणों की सूची होती है जिससे वो उन जीवों को एक अननोन या अज्ञात जीव को जो है क्या किया जाता है, एक विभिन्न समूह के अंदर, श्रेणी के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पर पहचान कर रखा जाता है। तो इस तरीके से
ये हमारे कुछ वर्गीकरण से संबंधित बिंदु हुए। हालांकि इस वर्गीकरण से संबंधित जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है, मैंने कोशिश करी है कि भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से जो इसके बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको क्या किया गया है यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस जनरल साइंस की श्रृंखला में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित जो बिंदु है उनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर सरल रूप में जो है जानकारियाँ उपलब्ध हो रही है। और आप निरंतर जो है इन वीडियो को लगातार देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल भानुप्रकाश बायोलॉजी को। तब तक के लिए धन्यवाद।